नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ग्लेडियोलस फूलों की खेती करके कमाएं अच्छी आय। पानी की किल्लत को देखते हुए करें ट्यूबवेल और कुओं को रिचार्ज। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कई तरह के फूलों की खेती करते हैं और इन फूलों को बेचकर अच्छी खासी आय भी कमाते हैं। इन्हीं फूलों में आज हम बात कर रहे हैं ग्लेडियोलस फूलों की खेती के बारे में। तो आप किस प्रकार से करें ग्लेडियोलस फूलों की उन्नत खेती, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ग्लेडियोलस एक बहुत ही सुंदर फूल है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फूलों में से एक है। यह इरिडेसी फूल का पुष्पीय पौधा है। इसके पौधों की ऊंचाई 2 से 8 फीट तक होती है। ग्लेडियोलस फूलों के रंग और आकार की एक बड़ी रेंज है। एक पौधों की डंडी में 30 फूल तक लगते हैं जो या तो एक ही रंग का या फिर 2 या 3 रंग के सम्मिश्रण में होते हैं। इसके फूल गुलाबी, सफेद, लाल, नारंगी ये सफेद रंग के होते हैं। भारत में ग्लेडियोलस सबसे लोकप्रिय व्यावसायिक कट फ्लावर फसल बन गई है। ग्लेडियोलस की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ग्लेडियोलस की खेती करके किसान अधिक आय कमा रहे हैं। भूमि और जलवायु। ग्लेडियोलस की खेती सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, किंतु बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य हो तथा जीवांश पदार्थ की प्रचुरता हो, साथ ही भूमि के जल निकास का उचित प्रबंध हो, ऐसे स्थानों पर ग्लेडियोलस की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। ग्लेडियोलस की किस्में। आज के समय में ग्लेडियोलस की कई किस्में विकसित हैं, जिनका चयन करके किसान खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। भारत में विकसित किस्मों में सपना, पूनम, नजराना, अप्सरा, अग्निरेखा, मयूर, सुचित्रा, मनमोहन, मनोहर, मुक्ता, अर्चना, अरुण और शोभा है। ग्लेडियोलस में विभिन्न रंगों की अनेक उत्तम गुणवत्ता वाली प्रजातियां प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं: लाल अमेरिकन ब्यूटी, ऑस्कर, नजराना, रेड ब्यूटी; गुलाबी पिंक फ्रेंडशिप, समर पर्ल; नारंगी रोज सुप्रीम; सफेद व्हाइट फ्रेंडशिप, व्हाइट प्रोस्पेरिटी, स्नो व्हाइट, मीरा; पीला टोपाल, सपना, TS14; बैंगनी हर मैजेस्टी। खेत की तैयारी। किसान भाइयों, जिस खेत में ग्लेडियोलस की खेती करनी हो उसकी एक गहरी जुताई करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई करके पाटा चलाएं, जिससे मिट्टी भुरभुरा हो जाएगी और खेत समतल रहेगा। खाद और उर्वरक की मात्रा। खेत तैयार करते समय सड़ी गोबर की खाद आखिरी जुताई में मिला देना चाहिए। इसके साथ ही नाइट्रोजन 200 किलोग्राम, फास्फोरस 400 किलोग्राम और पोटाश 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय बेसल ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा कंदों की रोपाई 1 माह बाद खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। बीज दर और बीज उपचार। ग्लेडियोलस की 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए 1,50,000 से 1,60,000 कार्म कंदों की आवश्यकता होती है। पौधों को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए कंदों को लगभग आधे घंटे तक बाविस्टिन के 0.2% घोल में डुबाकर छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए। ग्लेडियोलस की बुआई। ग्लेडियोलस की बुआई के लिए पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए 5 सेंटीमीटर की गहराई रुपाई करनी चाहिए।
खरपतवार नियंत्रण। ग्लेडियोलस की फसल में कुल 4 से 5 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। 2 बार मिट्टी पौधों पर चढ़ानी चाहिए। उसी में नाइट्रोजन का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में करना चाहिए। 3 पत्ती की स्टेज पर पहली बार और 6 पत्ती की स्टेज पर दूसरी बार मिट्टी चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से पौधे गिरते नहीं हैं, फसल की बढ़वार अच्छी रहती है। सिंचाई। ग्लेडियोलस में सिंचाई मौसम और मृदा पर निर्भर करती है। वैसे पहली सिंचाई धनकंदों के अंकुरण के बाद रोपाई के 10 से 15 दिन बाद जब कंद अंकुरित होने लगे तब पहली सिंचाई करनी चाहिए। फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए और फसल में पानी का भराव भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद सिंचाई मौसम के आधार पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। फूलों की कटाई। धनकंदों की बुआई के पश्चात अगेती किस्मों में लगभग 60 से 65 दिनों में, मध्य किस्मों 80 से 85 दिनों और पछेती किस्मों में 100 से 110 दिनों में पुष्प उत्पादन शुरू हो जाता है। पुष्प दंडियों को काटकर ग्रेडिंग करके अच्छे से बाजार में बेचने के लिए भेजना चाहिए, जिससे फूलों का बाजार में अच्छा भाव मिलता है और मुनाफा अधिक होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ना 25 क्रैश, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने की पुष्टि। चंद्रयान मिशन के लैंडर के समय में बदलाव। इसरो ने लैंड करने के समय में किया बदलाव। अब 23 अगस्त को 17 मिनट देरी से लैंड कराएगा। सनी देओल को 56 करोड़ के लोन का नोटिस। प्रॉपर्टी भी हो सकती है नीलाम। बैंक ने बकाया निकाला। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक पानी की विकराल समस्या रहती है और पिछले वर्षों से देखा जा रहा है कि भूजल स्तर में भी तेजी से गिरावट आ रही है। तो पानी की इस गंभीर समस्या का समाधान है कि आप बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोककर जमीन में उतारें। अगर ट्यूबवेल और कुओं की बात करें तो सोख्ता गड्ढे का निर्माण कर आप ट्यूबवेल और कुओं का जलस्तर बढ़ा सकते हैं और पानी की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। तो आप कैसे करें ट्यूबवेल और कुओं को रिचार्ज, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ राकेश शर्मा से। किसान भाइयों राम राम। आज के दौर में जब भूजल स्तर एक बिल्कुल गायब हो चुका है, एक तरीके से मतलब लोग 900 फीट तक पानी के लिए चले जाते हैं, फिर भी पानी नहीं मिलता है। ये हजारों साल का जो कलेक्ट किया हुआ पानी था अपन ने पूरा खींच के बाहर डाल दिया है और अब किसानी बड़ी मुश्किल से हो रही है। तो इसके लिए अपने को पानी को रिचार्ज करने के उपाय भी ढूंढने होंगे। पानी सबके लिए जरूरी है। पानी नहीं तो कोई प्राणी नहीं। पानी प्रकृति की एक अनमोल देन है जो सभी प्राणियों को जीवन देता है। इसका सबसे बड़ा संग्रह भूमि है और यह संग्रह वर्षा से भूमि में पहुंचता है। लेकिन आज मनुष्य के कुप्रबंधनों के चलते वर्षा का पानी बहकर नदी नालों से होते हुए समुद्र में चला जाता है और आजकल वर्षा भी कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम हो रही है। ऐसे में इस पानी को नहीं सहेजेंगे तो भूमि का जलस्तर बहुत नीचे चला जाएगा और सिंचाई या पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। इसलिए जितना पानी भूमि से निकालिए उससे भी अधिक संचय करने की जरूरत है। किसान भाइयों, पानी को एक तो वाटर हार्वेस्टिंग होता है, वर्षा जल को इकट्ठा करना, और एक होता है रिचार्ज करना।
तो मेरी एक राय है किसान भाइयों, जहां आपका बोरवेल होता है उसके बगल में अगर अपन एक छोटी सी कुई जो पहले बनाते थे वैसी कुई बना ले, जितनी गहराई पे आप जा सको उतनी गहराई पे चले जाए और उस कुई में जब भी बारिश हो उस पानी को कलेक्ट करके और वाटर को रिचार्ज करें तो आनंद आएगा। आइए कुओं के रिचार्ज की तकनीक जानते हैं। कुआं से 10 फीट की दूरी पर 2 अलग अलग गड्ढे बना लेते हैं। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 10 फीट रखते हैं। गड्ढा बनाने के बाद गड्ढे के तल पर 4 इंच चौड़ा पाइप लगाकर कुएं से जोड़ देते हैं। इस गड्ढे के तल में 2.5 फीट तक मोटे पत्थर, 2.5 फीट की दूसरी परत में छोटे पत्थर और अंत में रेत भरते हैं। इसी गड्ढे से 3 फीट दूरी पर दूसरा गड्ढा बनाते हैं। इस गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई 10 फीट रखते हैं और गहराई 3 फीट रखते हैं। इसके तल पर मोटे पत्थर 2 फीट रखते हैं और इन दोनों गड्ढों को 4 इंच की पाइप द्वारा जोड़ देते हैं। वर्षा का पानी पहले 3 फीट गहराई वाले गड्ढे में जाता है और इस पानी के साथ जो भी कचरा या गंदगी बहकर आती है इसी गड्ढे में रह जाता है और फिल्टर होने के बाद 10 फीट गहरा वाले गड्ढे में जाता है। इस गड्ढे से पानी अच्छी तरह से फिल्टर होकर कुएं में चला जाता है। बता दें कि इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में 5 से 7 हजार रुपए का खर्च आता है। दूसरा तरीका होता है वाटर हार्वेस्टिंग का। किसान भाइयों, जब भी वर्षा जल हो तो अपने खेत में, अपने फील्ड में जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे अपन एक स्रोत बनाए, गड्ढा बनाए या फिर प्लास्टिक का जो बनाते हैं पौंड उस तरीके से बनाए और पूरे वर्षा जल को इकट्ठा करें। यह क्रिया करने से किसान भाइयों अपन बागवानी अच्छी तरह कर पाएंगे। फसल तो नहीं ले पाएंगे लेकिन बागवानी अच्छी तरह कर पाएंगे। और दूसरी तरफ जब अपन रिचार्ज कर रहे हैं उस रिचार्ज से अपने ट्यूबवेल का पानी रिचार्ज हो जाएगा तो अपने को ट्यूबवेल में पानी मिलने लगेगा। तो किसान भाइयों, अब इस दौर में आप लोगों को ये काम करना ही पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि वाटर रिचार्ज के जो कुई बनाते हैं वो कुई बनाएं और ट्यूबवेल को रिचार्ज करें। उसी से बागवानी भी अच्छी हो पाएगी और कुछ मात्रा में अपन फसल भी ले पाएंगे और अपने इंसानी जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए भी वो पानी पीने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त रहेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। India's largest गदर 2 का नया गाना चल तेरे इश्क में रिलीज। उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर की दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री। फिल्म ने अब तक कमाए हैं 300 से ज्यादा करोड़ रुपए। खड़गे ने 39 मेंबर्स की CWC का किया ऐलान। राहुल, सोनिया, प्रियंका गांधी शामिल। राजस्थान से सचिन पायलट, MP से दिग्विजय सिंह, कमलेश्वर पटेल शामिल। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, गुणों में भले ही बैगन को कमतर आंका जा रहा हो, पर स्वाद में खास स्थान रखने वाला बैगन किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। तो जो किसान इस लाभ को देखते हुए इसकी खेती करना चाहते हैं, वे इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और उपाय करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RB वर्मा। देखिए, बैगन में अगर हम प्रजातियों की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कुछ गोल तरह के बैगन आते हैं, कुछ लंबे बैगन आते हैं और कुछ छोटे छोटे बैगन आते हैं। तो गोल बैगन में आपका जैसे पूसा उपकार भी है,
पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है। दूसरी एक प्रजाति होती है, देखते हैं जो लंबे में होती है और गुच्छे में भी फलती है, तो पूसा हाइब्रिड 5 जो है बहुत ही अच्छी प्रजाति है। छोटे बैगन में भी देखा जाए तो पूसा बिंदु है, आपका जो है पूसा अंकुर है, तो इसमें पैदावार जो है 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। बैंगन की कई उन्नत किस्मों को उनके रंग, जलवायु और पैदावार के हिसाब से उगाया जाता है, जिनमें पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा उत्तम 31, पूसा उपकार, पूसा बिंदु, काशी संदेश, पंजाब सदाबहार, अर्का नवनीत, पूसा अनमोल, ऋतुराज और पंत आदि प्रमुख किस्में हैं। दूसरा जो पूसा हाइब्रिड 6 और 9 है वो भी मार्केट की दृष्टि से बहुत अच्छा है और उसमें पैदावार लगभग जो है 600 से और 800 कुंतल के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार आती है और इसमें लगभग 1 हेक्टेयर में आपको जो है 30,000 से लेकर के और 45,000 की सीडलिंग की जरूरत पड़ती है। इसकी खेती अच्छे जल निकास युक्त सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। बैंगन की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट से लेकर भारी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की पर्याप्त मात्रा हो वो उपयुक्त होती है। बैंगन की अच्छी फसल के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिला दें। अगर जहाँ तक उर्वरक और खाद की बात है तो इसमें 150 किलो नाइट्रोजन और 75 किलो फास्फोरस और 75 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना होगा। आधी नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई के समय पूरे खेत में डाल करके मिला के दे दें आप जो है। और बाकी जो नाइट्रोजन बचता है आधा के लिए आपका 75 किलो, मान लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, आपने 75 किलोग्राम दे दिया बुआई के समय, तो जो आपकी नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचा के रखे हैं उसको आप 3 स्प्लिट में कर दीजिए। तो 25, 30, 45 और 75 दिन बाद आप जो है नाइट्रोजन की मात्रा दे करके और उसको अच्छी तरह से आप जो है मेंटेन कर लीजिए, जिससे आपके फसल में कोई दिक्कत न हो। पौधशाला से पौधों को उखाड़ने से पहले हल्की सिंचाई कर ले, इससे पौधे मिट्टी में से आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप पौध को कहीं और से खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि पौध स्वस्थ हो। साथ ही पौधों की खरीदी हमेशा शासकीय संस्थान या विश्वसनीय संस्थान से ही करें। जब भी आप पौधे को खेत में ले जाते हैं लगा के, नर्सरी से उखाड़ते हैं खेत में ले जाते हैं लगाने के लिए, अन्य तरह की बीमारी इसमें पौधा लगाने के बाद खेत में न आए, इसलिए पौधे को हम ट्राइकोडर्मा से भी उसका उपचार करते हैं। ट्राइकोडर्मा को जो है 5 से 10 ग्राम आपका घोल बना लीजिए आप जो है, और उसमें उसकी नर्सरी को डिप करके तब आप लगाइए। नहीं तो आप बवस्टीन का घोल बना लीजिए, फंजीसाइड जो बवस्टीन का घोल बना लीजिए और उसमें उसकी नर्सरी को डिप करके तब उसको आप फील्ड में ले जाइए। अब हम अगर बात करें इसकी स्पेसिंग की, कितने स्पेसिंग, तो इसमें देखेंगे बैगन में कुछ स्प्रेडिंग टाइप का भी होता है और कुछ नॉन स्प्रेडिंग टाइप का भी होता है। तो जो नॉन स्प्रेडिंग टाइप का होता है, पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी भी आप 60 सेंटीमीटर पे भी लगा सकते हैं। जो स्प्रेडिंग टाइप जो फैलने वाली ज़्यादा है, अगर उसको लगाना है तो 75/90 पे आपको पौधे से कतार की दूरी रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर रहेगी। इस पे आप जो है, वैसे जनरली इसको 60-45 पे लगाते हैं, इससे आपको जो है पैदावार अच्छी मिलेगी। बैंगन की खेती ड्रिप और मल्चिंग लगाकर भी कर सकते हैं। इससे पैदावार बढ़ती है और सिंचाई जल की बचत होती है। बैंगन के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इससे पौधों की पहली सिंचाई पौध रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। इसके बाद भूमि में नमी की मात्रा को देखते हुए समय समय पर सिंचाई करें। आमतौर पर बरसात के मौसम में बैंगन की फसल में अधिक खरपतवार उगते हैं। इसके लिए रोपाई के पहले पेंडामेथिलीन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यानी शुरू के दिनों में जब पौधा इस्टेब्लिश कर रहा हो उस समय खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए और एक निराई गुड़ाई 30 से 45 दिन के बाद आप कर दीजिए, ताकि खेत आपका जो है खरपतवार से मुक्त रहेगा और पौधे को बढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक जो है देखते हैं बीमारी लगती है, बहुत तगड़ी बीमारी लगती है, जिसको आप बोलते हैं लिटिल लीफ, इसको बोलते हैं। देखिए उसकी पत्तियां आप देखते हैं छोटी छोटी हो जाती है और ये पूरे पौधे में होता है, उसमें फल भी नहीं लगता है। ये माइकोप्लाज्मल डिजीज़ है, ये कीड़े के द्वारा फैलता है
तो जब भी इस तरह की बीमारी देखे तो पहली बात तो ये प्रिकॉशन लें कि अगर एक्का दुक्का है तो उस पौधे को खेत से निकाल करके बाहर कर दें। और दूसरा चीज़, अगर नहीं निकाल के बाहर कर सकते हैं तो उसमें जो है आप जो है इंसेक्टिसाइड का जो भी कीड़ा मारने वाली दवा हो उसको आसपास न कीड़े को न भटकने दें, कीड़ा मारने वाली दवा का स्प्रे कर दें। तो इस तरह से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बीमारी सीरियस होती है, जब लग जाती है फ्रूटिंग को पूरी तरह से अफेक्टेड करती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम किमाच, जिला भिंड के कृषक अनूप भदौरिया ने। ये बरसात के मौसम में बकरियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनूप भदौरिया जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। और इस मौसम में सभी पशुओं में विशेष प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर अपन बकरी के संदर्भ में बात करें तो बकरी के संदर्भ में आप लोग जानते हैं अपने क्षेत्र में जो बकरी पालन का व्यवसाय है वो किसानों द्वारा ग्रामीण परिवेश में किया जा रहा है। और इसमें भी एक विशेषता ये है कि किसान भाई बकरी के पोषण पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते, वो पूरी तरह से कहना चाहिए बकरी को चराने पे ही निर्भर करते हैं। इस परिस्थिति में क्या होता है कि कई बार बरसात में विभिन्न प्रकार के परजीवियों के जो अंडे रहते हैं, विशेषकर अगर बकरी के संदर्भ में बात करें प्रोटोजोआ होता है, बीमारी पैदा करता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है कि एक तो बार बार एक ही खेत में बकरी अपन न चराने जाएं। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में बकरियों के रहने के लिए अलग बाड़ा होना बहुत जरूरी है। जिस बाड़े में बकरियां रहती है उसकी नियमित साफ सफाई होनी चाहिए। बकरियों को बैठने के लिए मचान की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वो नमी से दूर रहें। दीवार से सटाकर बांस की खपचियों को लगा दें, उस पर अगर बकरियां बैठेंगी तो वो कई तरह की बीमारियों से बच जाएंगी। बकरियों को जहां बांधा जाता है वहां मच्छर बहुत होते हैं, इसलिए नियमित रूप से हर शाम धुआं जरूर करें। सप्ताह में एक बार जहां बकरियां बैठती हैं वहां चूने का भुरकाव करें जिससे बैक्टीरिया ना पनपने पाए। देखिए, आवास की अगर अपन बात करें तो बकरियों को सामान्यतः कोई विशेष आवास ग्रामीण परिस्थितियों में नहीं दिया जाता है, लेकिन जो भी आवास दिया जा रहा है बरसात के मौसम में अपने को ये ध्यान रखना है, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आवास को अपने को सूखा रखना, दूसरा कहीं से भी उसमें पानी की बौछार या पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम झाड़ू लगा के उसके जो शेड है उसकी प्रॉपर तरीके से सफाई करनी चाहिए। अन्यथा यदि इसमें एक भी रोगी बकरी हुई तो सभी बकरियों को हमारी बीमारी फैलने का खतरा रहता है। दूसरा क्या है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड का, मान लो कई बार ऐसा होता है बहुत तेज़ हवा चल रही है, पानी भी बरस रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो ठंड से बचाने के लिए बकरी को विशेष प्रयास करने चाहिए, क्योंकि बकरियों में निमोनिया बहुत तेज़ी से और जल्दी फैलता है। तो इसके लिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि ठंड से बचाना चाहिए। यदि कहीं निमोनिया कुछ पशुओं में दिखाई दे रहा है तो उसका तुरंत पशु चिकित्सक से इलाज करा के अपने पशु को हमको बचाना चाहिए। एक चीज़। दूसरी बात, बकरी को यथासंभव पानी में भीगने से बचाएं। आप लोग जानते ही हैं बकरियों को पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर बकरियां, दूसरा यदि कई बार बकरियां पानी में भीग जाती हैं तो उसमें निमोनिया वगैरह और अन्य प्रकार की शिकायतें हो सकती हैं। बरसात के मौसम में सूरज निकलने के 2 घंटे बाद बकरियों को चराने जाना चाहिए और शाम को धूप रहे उससे पहले चराकर वापस आ जाना चाहिए, जिससे इनमें रोगों की संख्या कम होती है। बकरियों का पेट घास से पर्याप्त मात्रा में नहीं भरता है, इसलिए सूखा चारा देना हर दिन बहुत जरूरी है। एक औसत दुधारू बकरी को 2 दिन में करीब 3.5 से 5 किलोग्राम चारा मिलना जरूरी है। इस चारे में कम से कम 1 किलोग्राम सूखा चारा और 2 से 2.5 किलोग्राम हरा चारा दलहनी घास मिलना चाहिए। बकरियों को चरने के अलावा नियमित 100 से 150 ग्राम दाना मिश्रण जरूर खिलाएं, जिससे इनकी बरसात में भी शारीरिक वृद्धि नहीं रुकेगी। दूसरी बात यह है कि बकरियों के लिए कई बार बहुत ज़्यादा जब बारिश हो रही होती है तो किसान
उनको बाहरी क्षेत्रों में चराई करने के लिए नहीं ले जा पाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रति वयस्क बकरी को अपने को 300 ग्राम से 350 ग्राम 400 ग्राम तक संतुलित दाना देना चाहिए। और इसके साथ में दलहनी फसलों का जो भूसा है, विशेषकर अरहर, चना, बरसीम, इन फसलों का जो भूसा है उसको अपने को बकरी को खिलाना चाहिए। इन फसलों के भूसे को बकरी बड़े चाव से खाती है। सूखा चारा उपलब्ध नहीं होगा तो वो गेहूं का भी भूसा खाएगी, लेकिन नेचुरल या प्राकृतिक तरीके से बकरी की जो लाइकिंग है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स के या दलहनी फसलों के भूसे के लिए रहती है। तो इन फसलों का भूसा बकरी को दें। को अगर अपन हरा चारा भी डालें और यदि उसमें थोड़ा सी भी नमी है या थोड़ी सी भी दुर्गंध है तो बकरी उसको बिल्कुल नहीं खाती है। तो एक तो बरसात में पानी से बचाने का प्रयास करें। बकरी को बरसात और पोखर का पानी नहीं पीने देना चाहिए। इनमें ऐसी आदत डाली जाए जिसे जब ये चरने जाएं तो पानी पी कर जाएं और जब वापस आएं तो घर पर पानी पिए। लेकिन ध्यान रहे कि इनको दिए जाने वाले पानी स्वच्छ और ताजा हो। इसके अलावा बकरियों को परजीवियों और बीमारियों से बचाने के उपायों को अपनाएं। दूसरी बात क्या है कि जब कभी हमें ऐसा लगता है कि बकरी के बाह्य शरीर पे एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी लग गए, तो बाह्य परजीवी को रोकने के लिए अपने को बाह्य परजीवी नाशी दवा रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। कई प्रकार की दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं। दवाई की लगभग 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल के बकरी को अच्छे से नहलाना चाहिए या उसको प्रॉपर तरीके से कपड़े भिगो के पूरे शरीर को उसको पोंछना चाहिए और धूप में थोड़ी देर के लिए खड़ा रखना चाहिए, जिससे कि जो भी बाह्य परजीवी होंगे वो अपने आप से ही गिर जाएंगे। इंटरनल पैरासाइट्स भी बकरी में कई रहते हैं। आंतरिक परजीवी की रोकथाम के लिए जो पशुओं में दवाइयाँ आती हैं वो 2 प्रकार की दवाइयाँ सामान्यतः यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले एल्बेंडाजोल होती है। एल्बेंडाजोल इस प्रकार की दवाई रहती है कि उसको अपने को खाली जानवर जो है या जो प्रेग्नेंट बकरियां नहीं हैं उनमें उपयोग करना है। और यदि हमारी बकरियां ग्यावन हैं तो उसके लिए फेनमेंडाजोल का यूज़ करना है। सामान्यतः दवाई की मात्रा 1 ग्राम प्रति 50 किलोग्राम वजन के हिसाब से रहती है, लेकिन बकरी में अपने को थोड़ी सी कम डोज ही यूज़ करनी चाहिए बड़े पशुओं की तुलना में। दूसरी बात यह है कि बकरियों में बरसात के प्रारंभ होते ही खुरपका मुहपका बीमारी होने के भी खूब महत्वपूर्ण चांसेज रहते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या है, पहले से ही टीकाकरण के द्वारा अपने को बकरियों को खुरपका मुहपका रोग से बचाना है। टीकाकरण बरसात आने से 1-2 हफ्ते पहले अपन करा सकते हैं और उसके बाद में बकरी अपनी इस बीमारी से ग्रसित नहीं होगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।